अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मॉर्निंग सपोर्ट। और अभी आपको मैंने ज्वाइन किया है, शाइस्ता शहजाद मेरा नाम है। हम बात करते हैं सुबह के आगाज की, तो सुबह का आगाज बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिर शबाना में ज्वाइन कर चुकी है स्टूडियो में, और आज उनसे बात करेंगे हम अपनी हेल्थ के तमाम मसाइल के हवाले से, और वो मसाइल जिनके बारे में हमें आगाही नहीं होती उस तरह से, या फिर हम डॉक्टर के पास जाना भी मुनासिब नहीं समझते। अगर घर पर रहकर हम खुद उन चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, उनका हल तलाश करना चाहते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर शबाना नाज साहिबा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शबाना का तारुफ बहुत ही उम्दा है, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसके साथ साथ इनके क्रेडिट पर बहुत से अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड होल्डर भी हैं। अगर इनके अवार्ड्स के हवाले से मैं आपको आगाह कर दूं तो ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि ये सितारे इम्तियाज़ अवार्ड भी ले चुकी हैं, शान पाकिस्तान अवार्ड भी इनको दिया गया, और एक्सीलेंट पर्सनैलिटी अवार्ड जो कि इनका बनता ही, आप इनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ रोल मॉडल वुमेन अवार्ड भी इनको मिला है, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान अवार्ड भी ये हासिल कर चुकी हैं, हीरोज़ ऑफ कोविड अवार्ड भी इनको मिल चुका है, टैलेंटेड पाकिस्तानी अवार्ड भी इनके क्रेडिट पर मौजूद है, और इसके साथ साथ सिन्फे आहन अवार्ड भी ये हासिल कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका तारुफ बहुत ही खूबसूरत है, आपने इतना कुछ अचीव किया है। ये भी एक अलग नशिस्त में हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह आप अपने वर्क लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखती हैं। लेकिन अभी जो आज का टॉपिक हमने सिलेक्ट किया अपने नाजरीन के लिए, दैट इज़ आर्थराइटिस। आप हमें ये बताइएगा कि आर्थराइटिस है क्या, इसकी कितनी किस्में हैं? जी बहुत शुक्रिया और इतनी तारीफ़ करने का। और मेरे पाकिस्तान की तरफ से जब पाकिस्तानी लोग इतनी तारीफ़ करते हैं तो बड़ा खून बढ़ जाता है। लेकिन एक छोटा सा भी सितारे पाकिस्तान है, सितारा इम्तियाज़ मिलने में शायद थोड़ा सा टाइम है अभी, इंशाल्लाह मिलेगा। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो आपने पूछा आर्थराइटिस, मेनली अभी जो डे गुजरा है उसमें थीम भी आर्थराइटिस का था। आर्थराइटिस एक्चुअली कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन, इन सब चीज़ों का किसी भी जॉइंट, एक जॉइंट या एक से ज़्यादा जॉइंट की। तो क्योंकि बहुत 500 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो आर्थराइटिस का शिकार हुए, इसलिए 2022 में भी ये थीम रखा गया था आर्थराइटिस का, और इस दफ़ा 2023 में भी ये थीम रखा गया है आर्थराइटिस। लेकिन इसमें आर्थराइटिस की 100 से भी ज़्यादा इकसाम है। इस दफ़ा जिस इकसाम को कॉन्सेंट्रेट किया गया है, फोकस किया गया है, वो है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस अब जो हमारे यहाँ आर्थराइटिस की अगर आप बात करें तो आर्थराइटिस जो फिजियोलॉजिकल है, जो बुढ़ापे की वजह से होता है, आफ्टर 50 जो है, हमारे जोड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हमारी ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ट्रॉमा, इंजरी, इसकी वजह से हमारी हड्डियां जो घिसती हैं वो आर्थराइटिस नॉर्मल कहलाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस। और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम, ये जो हमारा मुदाफ़ती सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है, यही सिस्टम हमारे जॉइंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, और हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, पेन, उसके बाद फिर अगर आप एडवांस स्टेजेस में चले जाएं तो फिर जोड़ों का टेढ़ा हो जाना, टांगों का टेढ़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उसमें भी फिर मुख्तलिफ इक़साम के आर्थराइटिस हैं। उसमें जो आपने नाम सुना होगा रोमाटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आप गठिया भी कहते हैं, और आरए फैक्टर, आरए भी कहलाता है, यानी रोमाटॉइड आर्थराइटिस। दूसरा जो है इसमें आ जाता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी इसी की एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की टाइप है। दूसरा इसमें ल्यूपस भी आ जाता है, इसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस आता है, गाउट आता है। तो ये वो आर्थराइटिस की टाइप हैं जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आती है। डॉक्टर साहब कैसे हिट करता है, अगर हम इन्फ्लेमेटरी को ही फोकस कर लें, क्योंकि आप बता रही हैं कि 2 दिन पहले इसका दिन भी गुजरा है, तो इस हवाले से अगर हम अवेयरनेस दे दें अपने देखने वालों को, तो ये किस तरह से हिट करता है, किस तरह से अटैक करता है, हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगता है क्या? जी बिल्कुल, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है। इसमें इसकी बहुत सारी रीज़न है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, कोई लिगामेंट इंजरी हुई हुई है, ट्रॉमा है, जेनेटिक आपका किसी भी जीन्स में है, फैमिली हिस्ट्री है, तो वो भी इसमें कॉज करते हैं। ये हिट इस तरह करता है कि आपके जॉइंट्स के ऊपर, अगर हम आरए की बात करें, रोमाटॉइड आर्थराइटिस की, तो वो हमारे छोटे जोड़, उसकी खास पहचान ये होती है, छोटे जोड़ जो है हमारे दोनों साइड के, जैसे उंगलियों के आपके छोटे जोड़ हैं, आपकी कलाई का जोड़ है, और आपके पैरों की उंगलियों के, इनिशियली ये इन जोड़ों के ऊपर असर करता है। स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस होती है, पेन होता है, और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करें तो जोड़ों का टेढ़ा हो जाना। और इसकी खास पहचान ये होती है कि आम आर्थराइटिस जो है वो आधे से 1 घंटा, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें स्टिफनेस होती है, उसके बाद जैसे हम काम करना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी वार्म अप होती है, तो ये दर्द गायब हो जाता है, लेकिन रात को सोते वक्त होता है। अच्छा, रोमाटॉइड आर्थराइटिस में ये होता है कि ये इन्फ्लेमेशन है, ये पूरा दिन आधा घंटा 1 घंटे से भी ज़्यादा
ज़्यादा चलता है और आपकी बॉडी में पेन, स्टिफनेस और तकलीफ रहती है, ये तो है। और इसमें ज़्यादातर फीमेल जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं और इसके में जो उम्र है वो 20 से 40 साल की उम्र में ये स्टार्ट होता है। अच्छा, जब भी आपको कोई भी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ये फाइंडिंग्स मिल रही हैं अपने जॉइंट्स में, तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपने सिंपल, अच्छा इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, उसके अलावा ANA टेस्ट जो है, एंटीबॉडीज़ टेस्ट होता है, वो कराते हैं, तो जिसमें आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ का पता चलता है। इसी तरह से फिर डिफरेंट और दूसरी भी टाइप्स हैं जो अगर आप कहेंगी तो मैं उनको भी फिर डिटेल। लेकिन डॉक्टर साहब, हम अगर इसको डायग्नोस करना चाह रहे हैं इनिशियली, अगर सुबह उठते ही हाथों में दर्द है या किसी भी जोड़ में तकलीफ है, और हम क्या इन 2 टेस्ट के ऊपर ही रिजल्ट आ जाता है, पता चल जाता है कि हमें अर्थराइटिस है, ये जो आपने बताया है? जी देखें, असल में होता यह है कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, एकदम से नहीं, आपको एक दिन में ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके जॉइंट्स में पेन। अच्छा, अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें ये होता है कि एक जोड़ जो है वो सिर्फ इफेक्ट होता है पहले, जैसे ज़्यादातर वो जोड़ इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे घुटने का जोड़ है और हिप जॉइंट है, आपका शोल्डर है, आपका रिस्ट है, ये तो आपका फिजियोलॉजिकल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें। लेकिन इन्फ्लेमेटरी में जैसे आप उठते हैं, आपको रोज़ाना ऐसा हो रहा है 1 वीक से आपके जोड़ों में बुखार हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, स्पेशली आपकी उंगलियों के छोटे दोनों साइड पे जो है वो दर्द हो रहा है और पूरा दिन ये दर्द रहता है, उसके साथ आपको वीकनेस हो रही है, लिथार्जिक हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करी हैं तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएंगे। देखिए, टेस्ट आप खुद से कोई भी टेस्ट नहीं कराएंगे, ना ब्लड टेस्ट, ना ANA टेस्ट, कुछ भी आप खुद नहीं कराएंगे, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, उसमें आपकी असेसमेंट करता है, उस असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है, जिसमें डॉक्टर आपको इन बेसिस पे जो है फिजिकल एग्जामिनेशन से ही डॉक्टर 50% जो है वो डायग्नोज करता है, फिर सिंपल एक्सरे कराता है, एक्सरे के बाद ब्लड टेस्ट कराता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सिंपली डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकता है और आप नहीं कर सकते खुद से। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। डॉक्टर नसरुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये एकदम से नहीं आता, इसको वक्त लगता है, तो क्या ये किसी सर्टेन डिजीज़ के बाद भी प्रिवेल हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर? अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ था, या फिर आप खा रहे थे किसी भी किस्म की मेडिसिन खा रहे थे, उसका रिएक्शन भी हो सकता है क्या ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर वायरस अलग टाइप का होता है। अब जैसे अगर हम डेंगू की बात करें उसका वायरस अलग है, हेपेटाइटिस की बात करें उसका वायरस अलग होता है, इसी तरह से हर एक बीमारी का वायरस अलग होता है। कोविड का वायरस अलग था, कोविड का वायरस रोमोटाइड, हाँ उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपके जॉइंट पेन हो रहा है, लेकिन अगर हम RA की बात करते हैं, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात करते हैं, तो उसका ताल्लुक इनसे नहीं होता, इसका अलग अपना वायरल, इसमें भी कॉज जो है फ़िलहाल अननोन होता है, लेकिन कहा यही जाता है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी ट्रॉमा है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसकी वजह से आपका असल में इन शॉर्ट अगर समझा जाए कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, जो हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं आर्थराइटिस, चाहे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे आपका इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, हर एक आर्थराइटिस में आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कोई भी वायरस अगर आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है तो वो अगर 10 लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है तो 10 के 10 जो है वो सफ़र नहीं करते, उनमें से 1 या 2 लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उस पर अगर कोई वायरस या कोई भी जो पैथोजन इफेक्ट करता है तो उनके ऊपर, इसलिए कोशिश यही करनी है हर, जैसे अब हम आर्थराइटिस से भी बचें, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आपने अपना ख़त्म करना है, वो आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, इम्यून सिस्टम के लिए आपने बैलेंस डाइट लेनी है, विटामिन D3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, धूप हमारा नेचुरल सोर्स है, उसके अलावा आपका कैल्शियम जो है वो आपका मेंटेन होना चाहिए, D3 और कैल्शियम एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है, और आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए और वॉक, ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी मैनेज करके रखें तो आई थिंक कि आपको इम्यून सिस्टम जब आपका कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो आपको कोई भी किस्म का आर्थराइटिस जो है वो कम इफेक्ट करेगा। वेरी गुड डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका ताल्लुक किसी सर्टेन एज से होता है? मतलब अगर हम बात करें कि ओल्ड एज में होता है या यंगस्टर को भी हो सकता है, या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो भी किसी तरीके से इससे मुतासिर हो सकते हैं?
बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे एज, अगर मैंने अब आपको बताया कि 100 से भी ज़्यादा टाइप्स है ना इसकी, सेप्टिक आर्थराइटिस भी इसमें आ जाता है। अगर हम गिनने पे आए तो बहुत सारे, अगर हम ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करते हैं तो वो तो एज के साथ आफ्टर 50 आपको जो है वो नज़र आता है। इन्फ्लेमेटरी में अगर हम रोमोटाइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो वो 20 से 40 साल की उम्र में आता है। एक और आर्थराइटिस जिसकी आप बात करें वो टीनेजर में होता है, वो होता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ये स्पेशली 15 साल से लेके जो है ये शुरू होता है बच्चों में, और उसके बाद 15 साल के बाद आपकी बैक जो है, आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे सीमेंट डाल दिया गया आपकी स्पाइन में। और इसको जो है पहले वो आपके कमर के नीचे वाले हिस्से के ऊपर इफेक्ट करती है, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेक भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। आपकी आंखों में रेडनेस आएगी, आपकी हील के जो बोन है पीछे वाली उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, आपके पैर के सोल में इन्फ्लेमेशन होगी। ये टीन एज में शुरू होता है और ज़्यादातर ये मेल्स में होता है। इसी तरह हम ल्यूपस की बात करते हैं, ल्यूपस भी ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। ल्यूपस भी जो है वो आप 90% फीमेल्स को होता है, एज इसकी भी 20 है, और ये भी जो है वो आपके जीन्स की वजह से भी होता है। उसके अलावा एक आर्थराइटिस जैसे मैंने आपको बताया गाउट, जिसमें आपका यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में एक खास केमिकल है, प्यूरिन प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल होता है। अगर इसका रेशियो जो है 6 से अबव हो जाए, 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो जाए, तो फिर जो है या तो आपका वो ज़्यादा बन रहा है या आपका किडनी से फिल्टर नहीं कर रहा, उसकी वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब वो लोग जो प्यूरिन डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें फिर कोई एज लिमिट नहीं होती, वो आपकी किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे अगर आप मीट जो है, रेड मीट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कलेजी का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल, स्मोकिंग है, और उसके अलावा डिफरेंट प्यूरिन डाइट है जैसे बंद गोभी है, शलजम है, मूली है, ये चीज़ें जो है इनमें और बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो अगर ये आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड जो है वो आपके जॉइंट्स में जमा हो जाता है और आपको पेन होना शुरू होता है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहबा। ये सारी वो चीज़ें थी जिनसे ये किसी ना किसी तरीके से हमें इफ़ेक्ट कर सकते हैं, कॉज हो सकती है उसकी, हम इससे डैमेज हो सकते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं इनके हल की, कि किस तरह से इसका सोल्यूशन निकल सकता है। हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, क्या हमें अपनी डाइट को देखना है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, अगर कोई भी इससे सफ़र कर रहा है। तो डॉक्टर नसरुल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। अभी डॉक्टर साहब से जो बात हो रही है आर्थराइटिस के ऊपर, उसकी बहुत सी इकसाम हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स को ये मुतासिर करता है। आप क्या समझते हैं कि मेनली इसको हम किस तरह से जो है ना रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे लड़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में इनवाइट करने का, अब थैंक यू वेरी मच। चीज़ ये है कि जितने भी इस वक्त आर्थराइटिस की एग्ज़ाम बताई हैं, आप लोगों ने जिक्र किया अभी, तो सारी की सारी ज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लिकेशंस इनसे पैदा होती हैं। बात ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। इसके अलावा भी एक और चीज़ है कि आप फाइब्रोमाइल्जिया और इसी से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग जो हैं अमूमन देख रहे होते हैं कि उनको प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, लेकिन जब सारे टेस्ट करवा लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उनको डिफरेंट कोई डिज़ीज़ है। तो डॉक्टर कुछ टेस्ट डिफरेंट कराता है, कुछ उसकी साइन सिम्टम पता चलती है, वो सारा दिन पेन में रहता है, सारे फैक्टर उसके जो साइन सिम्टम हैं, सारे जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल आ रहे होते हैं। इवन कि ESR भी जब करवाया जाता है तो वो भी नॉर्मल आता है। तो पेशेंट को पता चलता है कि उसको फाइब्रोमाइल्जिया, क्योंकि उनको होता ये है कि आप पूरे बदन में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, हील से लेके सर तक, इवन के स्पाइन और आपके लोअर स्पाइन तक प्रेशर आता है। तो उसमें फाइब्रोमाइल्जिया होते हैं। तो उसमें अक्सर जो पेशेंट होते हैं वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, पेन किलर खा रहे होते हैं। तो पेन किलर की वजह से उनके अमूमन जो है स्टमक डिस्टर्ब होता है, किडनी डैमेज होता है। तो इसलिए उनको डॉक्टर जो है डिफरेंट अपने प्रोडक्ट क्या उसको खुराक के थ्रू उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसी ग़िज़ाएँ देते हैं जिसकी वजह से उनको इस तरह की जो तकलीफ़ है उनसे बचा जा सके। बात यह है कि अभी आपने जिक्र किया, अभी मैं सुन रहा था, तो इम्यून सिस्टम का, तो इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादातर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि एज फैक्टर आपको 40 से अबव जितने भी पेशेंट हैं उनमें आर्थराइटिस और इससे रिलेटेड चीज़ें पैदा होती हैं। तो आप जब बचपन से ही अपनी बैलेंस डाइट रखते हैं, फिर आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। ख़ासकर वो लोग जो ज़्यादातर हील पहनती हैं ख़वातीन, या बहुत ज़्यादा देर लोग जो खड़े होते हैं, उनको प्लांटर फिशियाटिस जो अमूमन हील में दर्द होता है, रात सुबह जब उठते हैं, अमूमन आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है खड़े होने के लिए, और जब वो खड़े होते हैं तो पैरों में दर्द होता है।
तो हमारे हील के नीचे एक प्लांटर फिशाटिस एक झिल्ली होती है जो हमारे मसल्स को और बोन को कवर करती है, ये कुशन प्रोवाइड करती है। तो इस पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आपको प्लांटर फिशाटिस और इस तरह की सूजन होना शुरू हो जाती है। तो ये वेट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वेट बढ़ जाने की वजह से शुगर के पेशेंट है उनमें भी ये हो सकता है, या आर्थराइटिस की भी जैसे बात की। आर्थराइटिस का मतलब है कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाना। तो स्वेलिंग का मतलब ये है कि आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ आपका वॉक, इससे आप दूर होते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपने अपनी लाइफ में 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर रखनी है और आपने हेल्दी फूड ज़रूर लेनी है, क्योंकि आपने जंक फूड अगर आप खाते हैं, आप ऑयली चीज़ें लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों को आप शुरू से ही कोशिश कीजिए कि उनको लाइफस्टाइल ऐसा कर रखें कि वो बैलेंस डाइट पे रहें, जंक फूड ना खाएं। अगर वो बच्चे या वो लोग जो ज़्यादातर बैठे रहते हैं या अपनी लाइफ को ज़्यादातर इस तरह मसरूफ़ रखते हैं कि वो उनका मूवमेंट नहीं होती, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से आपने बताया है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हम ऐड कर सकते हैं डेली लाइफ में, जो लोगों को नॉर्मली नहीं पता होती? वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मिस आउट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारा ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो? सबसे पहले तो यह है कि देखिए बहुत सारे लोग जो है जिनका वेट बढ़ रहा होता है तो वो अक्सर लोग जो है नाश्ता जो है स्किप कर जाते हैं, और ये ही सबसे मेन वजह है आपका वेट इंक्रीज करने का। तो ये वेट जब इंक्रीज होता है, आपको पता है कि जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट आता है, आपके पैरों पे इफेक्ट आता है, वजन बढ़ता है, तो वेट बेरिंग जो पार्ट हैं उन पे प्रेशर आता है। तो आपने नाश्ते को स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अंडा जो है बेसिकली जो है हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर बेसिकली जितने भी विटामिन्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक एग जो है वो ज़रूर लें। अक्सर लोग कहते हैं कि एग के अंदर क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं, तो लोग योग का इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये मिथ है क्या, या ये रियलिटी है कि आप जर्दी का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ एग वाइट खा लें, प्रोटीन मिल जाएगी आपको? नहीं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बेसिकली जो पहले कहा जाता था कि आपका जो यॉक है वो आपको कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप एक यॉक ले सकते हैं, और वो लोग भी जिनको कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ है वो आप एक एग तो रोज़ अपने नाश्ते में, कंप्लीट एग, हाँ बिल्कुल कंप्लीट एग अपने नाश्ते में एक हिस्सा ज़रूर हिस्सा बनाएं। और इसके अलावा देखिए बच्चों की जो खुराक का हम जिक्र कर रहे हैं कि बच्चों की खुराक में आपके लिए एग, दूध और बनाना ज़रूर शामिल कीजिए। क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी हमारी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप फाइट कर सकते हैं तमाम चीज़ों से। बिल्कुल। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, ये जो मीट का इस्तेमाल होता है, ये आप बताइएगा कि ये गलत फहमी है या सही? ऐसा माना जाता है कि जितना भी हम बकरे का गोश्त है या फिर गाय का गोश्त है, फिश को प्रेफर करें रादर देन कि हम चिकन, क्योंकि आप देख रहे हैं चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो ब्रायलर मुर्गी है, इसका इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या ये किसी बीमारी को कॉज करती है या फिर ये सब गलत है, र्यूमर्स हैं? देखें कि जो चीज़ आप देखें कि 6 हफ्ते के अंदर चिकन, एक छोटा सा चूज़ा जो है वो एक बड़ा चिकन की शक्ल में आपको मिलता है, जिसका वेट बढ़ जाता है 6 हफ्ते के अंदर उसको आर्टिफिशियल इंजेक्ट किया जाता है जिन चीज़ें, और कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन भी शामिल की जाती है उनकी खुराक में जो उसको वेट को इंक्रीज़ कर देती हैं। ज़ाहिर है कि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप नॉर्मल जो है आप अपनी फ़िश और अंडा और आप मीट वगैरह का इस्तेमाल करें। ये मिथ है कि आप बहुत ज़्यादा आप गोश्त नहीं ले सकते, लेकिन आप अपनी गोश्त में को खुराक में अपने गोश्त को हिस्सा बनाइए, क्योंकि आपकी एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी प्रोटीन आपकी जिस्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है कि इस बीमारी से अगर कोई फाइट कर रहा है तो वो सब्जियों का इस्तेमाल करे? क्या ये भी इसमें हेल्प करती हैं? जैसे हम देखते हैं कि जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक है, साग है, मेथी है, इस तरह की जो चीज़ें उनको भी इस्तेमाल करें, क्या वो भी हेल्पफुल होती हैं? देखिए हमारी जिस्म को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। प्रोटीन हमारी सब्जियों के थ्रू, नट्स के थ्रू, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी सब्ज़ पत्तों की जो सब्जियां आपने जिक्र किया उनके थ्रू मिल जाती है। हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम सब्जियां जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। बहुत सारे घरों में आपने देखा है कि सब्जियां नहीं खाई जाती, और बच्चे भी, क्योंकि आपकी खुराक में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो बच्चे उसी तरह की चीज़ें लेना पसंद करते हैं। अगर आपने सब्जियां खाते हैं तो बच्चों को भी आदत होती है
चाहिए सब्जियां खाने की, ये आपको थ्रू आउट लाइफ जो है बहुत हेल्प करती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो आप अपने घर में सब्जियों का इस्तेमाल करें और सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आपके जिस्म में अगर देखिए आप अगर सैलड लेते हैं तो आपका बाउल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी जो टॉक्सिन है वो रिलीज़ हो जाते हैं। अगर आपके कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो आपको टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रहेंगे, तो जिसकी वजह से आपको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होने। और डॉक्टर साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आजकल हम देख रहे हैं कि प्रोसेस्ड जो फूड है उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जंक के साथ साथ प्रोसेस्ड फूड जो हमें अपने बच्चों को भी दे रहे होते हैं हम आमतौर पर, ये बताएं कि क्या ये भी बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, या फिर आप इसको दे सकते हैं ऑफ एंड ऑन, कभी यूज़ कर सकते हैं इसको? देखिए प्रोसेस फूड का आपने जिक्र किया। प्रोसेस फूड सबसे पहले तो ये है कि आपने डाइजेस्ट कहाँ होना है, डाइजेस्ट आपके स्टमक में जाके होना है, उसके बाद आपके लिवर पे लोड होगा। लिवर हमारी बॉडी का किचन है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सारी चीज़ों को, ग़िज़ाओं को तोड़ फोड़ करता है, फिर बॉडी के अंदर ले जाता है, और ले जाने के बाद कुछ अमाइनो एसिड्स उसमें शामिल होते हैं, और फिर हमारी बॉडी को जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वो विटामिन्स वो मिनरल्स उन सेल्स तक पहुँचते हैं। तो अगर हमारी जो हम जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड चीज़ें लेते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिवर पे इफेक्ट करती हैं। लिवर के जो सेल हैं वो जो हम फैट लेते हैं वो रिप्लेस होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लिवर बीमार हो सकता है। लिवर फैटी लिवर की शक्ल में आ जाएगा। जब फैटी लिवर होगा तो सबसे ज़्यादा उन लोगों की को नज़र आप देख के बता सकते हैं जिनका अपना टमी जो है बहुत बड़ी होती है, गट बड़ा होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि फैटी लीवर जो है आपके, क्योंकि लीवर मैंने अभी कहा कि किचन है हमारी बॉडी का। जब आपका किचन बीमार होगा तो जाहिर है कि आप पूरी की पूरी जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया, सर्कुलेशन आपकी सही नहीं होगी, आपका जो एक्सक्रीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, किडनी आपका सही से फिल्टर नहीं करेगा। जब किडनी सही फिल्टर नहीं करेगा तो टॉक्सिन जो है आपकी किडनी से रिलीज़ नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, खुदा ना खासा कैंसर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। वेरी गुड सर। सर ये बताएगा कि अभी हम जैसे हम बात करें कि आर्थराइटिस को हमने किस तरह से फाइट करना है, इसको किस तरह से हम इसे जान छुड़ा सकते हैं बेसिकली, तो क्या आपके नज़दीक जो एक्सरसाइज का एलिमेंट आपने बताया वो कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लें या फिर इवनिंग में एक्सरसाइज कर लें, और कितना पार्ट अगर बहुत बिजी लाइफ है तो उसमें हम मैक्सिमम जो है वो दे सकें? देखिए सबसे पहले तो यह है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अभी आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि देखिए पेन है आपको स्टिफनेस है, आपके जॉइंट में तकलीफ है, तो जाहिर है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप उससे रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक हैं, उनको आप दिखाइए। बगैर डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप अपनी तरफ से कोई गूगल पे देख के, कोई यूट्यूब पे देख के एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि ये आपके जॉइंट पे प्रेशर दे सकता है। आपको चाहिए कि पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, आपके पेन सबसाइड कीजिए। जब पेन सबसाइड हो जाएगा तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वॉक आप धीरे धीरे करें। आपने देखा होगा कि अगर किसी के अगर नी में पेन है तो वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो जब उसके पेन रिलीफ होता है तो वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाता है। हम यही कहते हैं अक्सर कि पहले पेन रिलीफ कीजिए, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाएंगे तो आपकी नॉर्मल रूटीन में जब आप वापस आते हैं, अपनी लाइफ में वापस आते हैं, तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपकी एक्सरसाइज कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर शबाना भी हमें बता रही थी कि बच्चों को भी बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी डाइट पर, उनकी चीज़ों पर ध्यान दें, लेकिन हमने देखा है एक अमूमी रवैया घरों में कि बच्चे अपनी पसंद का खाना खाना चाहते हैं, और पेरेंट्स भी शायद अपने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से इतना कॉन्शियस होते हैं कि वो भी इतना ध्यान देते नहीं हैं। तो आप ये पेरेंट्स के लिए हमें बताइएगा कि उनके लिए क्या मैसेज है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से उनकी रूटीन सेट करें, उनके खाने पीने की, क्योंकि डॉक्टर साहब फरमा रही थी कि इनिशियल लेवल पर शुरू से आपने बच्चों को उसी तरह से ट्रेन करना है कि वो उन तमाम फूड्स को, जिसको हम एक मुतवाज़िन ग़िज़ा भी कहते हैं, प्रॉपर फूड कहते हैं, उसकी तरफ लेके जाएं। ये बिल्कुल सही कहा है, इसलिए कि देखिए जब तक बच्चों को अपने सामने बिठा के खाना नहीं खिलाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि कितना वो पेट भरा उनका, कितने वो भूखे रहे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल पे लगे रहते हैं, अपने गेम्स में लगे रहते हैं, और ज़्यादातर माएँ जो हैं उनको उनकी जो जिस जगह वो खेल रहे होते हैं, जिस जगह वो गेम्स या जिस तरह मोबाइल में लगे हुए हैं, तो वहीं जाके उनको खाना देते हैं। तो अक्सर बच्चे जो है कुछ खाते हैं बाकी छोड़ देते हैं, तो इस तरह बच्चों की जो हेल्थ है उस पर बहुत इफेक्ट होता है। आप बच्चों को सामने बिठा के खाना खिलाइए,
नाश्ता उनको स्ट्रॉन्ग करवाइए, इसलिए कि नाश्ता ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है बच्चों ने स्कूल जाना होता है और बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स में, ज़ाहिर है उनकी गेम्स वगैरह भी होती हैं। तो हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए आपका पहले से एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपने लेके चलना है। लेकिन जब जो माँ बाप बच्चों पे छोड़ देते हैं, खाना उनको दे देते हैं, तो आपको नहीं पता कि बच्चे कितना इग्नोर करते हैं या कितना हेल्दी चीज़ें लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह से हम आजकल के बच्चों की बात करते हैं, यंगस्टर्स की बात खास तौर पे करते हैं, तो उनका ना एक सर्टन लाइफस्टाइल, आप देख रहे हैं लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, घंटों बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, घंटों देख रहे हैं। तो क्या आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन वाला जिस तरह से आप बात कर रहे थे उसकी एक किस्म की, वो यहाँ से भी कॉज हो सकता है, लेकिन या फिर ये विद इन बॉडी ही आता है? नहीं, विद इन बॉडी तो आप लोगों ने आपने जिक्र कर दिया, लेकिन ये है कि बहुत सारे लाइफस्टाइल की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप बेड पे लेट के हाफ लाइन पोजीशंस में, आधा लेटा आधा बैठा पोजीशंस में, प्रॉब्लम हो सकता है। आप बहुत सारे बच्चे जो है कोच पोटैटो जिसको हम लोग पोजीशंस कहते हैं, इस तरह पोजीशन में बैठ के बहुत सारी घंटों बैठे रहते हैं, फिर वो वेट भी गेन करते हैं, वहीं बैठे वहीं खाते वहीं खेलते हैं, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखें कि असल चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, इवन के जो बड़े लोग, बूढ़े लोग बेड पे लेटे रहते हैं, उनकी कमर में बहुत तकलीफ होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि जिस जगह वो लेटते हैं तो उस जगह गद्दा दब जाता है। गद्दा दबने की वजह से वो थोड़ा सा उनकी जो स्पाइन है नीचे की तरफ झोल मारती है, जिसकी वजह से उनको प्रेशर आता है। तो ये भी एक वजह है। और प्लस ये है कि अगर आप गर्दन को झुका के मुस्तकिल मोबाइल पे लगे हुए, मुस्तकिल आप टीवी वॉच कर रहे हैं, तो दो तकिए लगा के, तो इससे आपको गर्दन में तकलीफ हो सकती है, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप इससे कंटिन्यू करेंगे, लेंदी करेंगे, तो आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा हाथों में और पैरों में। ये सारी रीज़न है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये बताना था कि किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल भी शामिल है, हमारी डाइट भी शामिल है, हमारी डेली एक्सरसाइज भी शामिल है, इन सारी चीज़ों को अगर हम कंपाइल करके देखें, एक जगह जमा करके देखें और इन सब चीज़ों पर अगर हम काम करना शुरू कर दें, तो आर्थराइटिस और इस जैसी जितनी भी बीमारियां जो हमारी इम्यून सिस्टम से कनेक्ट करती हैं किसी भी तरीके से, हम उनसे लड़ सकते हैं, उनको आने से रोक सकते हैं। अर्ली एज में भी कुछ बीमारियां आ जाती हैं, वो सारी की सारी इन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड होती हैं। बहुत ही अच्छी नशिस्त रही। डॉक्टर शबाना साहबा भी हमें बता रही थी, डॉक्टर नसरुल्लाह भी हमें बता रहे थे। अगर इस तरह की किसी भी बीमारी का आप शिकार हैं या फिर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई सिम्टम आपके पास है, तो मैं आपको उनका एड्रेस बता देती हूँ क्लिनिक का, सो दैट आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। इफ़ यू आर इन कराची, तो इनके क्लिनिक का एड्रेस है DHA क्लिनिक, फेज़ 6 DHA में है, और टेलीफोन नंबर भी इनके मेंशन है, वो भी मैं स्क्रीन पर चलवा दूंगी, सो दैट अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें और इस तरह की किसी भी बीमारी के हवाले से आप इनसे चेकअप करवाना चाहें, इनकी मदद लेना चाहें, रहनुमाई लेना चाहें, तो आप इनसे फिजिकली भी मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने मौजूद मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज के शो में जिस तरह से हमने बात की आर्थराइटिस के हवाले से, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के साथ जो आपकी हेल्थ के हवाले से होगा, उससे हम दोबारा बात करेंगे, आपको आपके मसाइल से निकलने में मदद करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से हम बात कर रहे थे सियासी और मुआशी माहौल के हवाले से भी, आने वाले इलेक्शंस के हवाले से भी, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।